हे राम। राम राम। हरे हरे। सिट डाउन। चलो बाबू चालू करते हैं। हेलो। बंद कर दूं क्या? चलो बढ़िया। चलो बाबू। नींद आता है ना? अच्छा, एक्चुअली इस चालू रखने से प्रॉब्लम क्या है वो मैं देखना चाहता हूँ। हाँ? अच्छा, वो रिफ्लेक्स, ये रिफ्लेक्शन होता है ये तुम बोल रहे हो? जब बंद करते हैं तो अभी तो हो ही रहा है रिफ्लेक्शन। है? अभी भी हो रहा है ये। हाँ, क्योंकि नींद आता है तुम लोग बोल रहे हो। चलो। ऐसे चलो थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। हाँ, ये लिखो तो, एक टॉपिक ये लिखना पड़ेगा, अभी लिखो तो। लिखो। कंपैरिजन ऑफ ग्राफ, कंपैरिजन ऑफ वर्क, अरे यार, वर्क डन इन डिफरेंट केसेस। वर्क कॉम्प्रेशन इरिवर्सिबल, वर्क कॉम्प्रेशन रिवर्सिबल, वर्क एक्सपेंशन इरिवर्सिबल, वर्क कंप्रेशन रिवर्स। हम्म। हाँ, वही टॉपिक है। ये टॉपिक पहले मैं स्किप किया था, आज मैं समझा रहा हूँ। बीच में एक जगह आया था। हम्म। हाँ, कंप्रेशन है, एक्सपांशन है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलो आ जाओ। हाँ, देखते हैं। सुनो इधर, एनालिसिस पूरा सुनना। क्या ये कंप्रेशन है? क्योंकि वॉल्यूम धीरे धीरे घट रहा है, तो ये कंप्रेशन होगा। अब बताओ, ये जब धीरे धीरे घट रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है और प्रेशर, तो ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? सोचो तो। ये प्रोसेस रिवर्सिबल हुआ कि इरिवर्सिबल हुआ? बोलो। रिवर्सिबल क्यों? क्योंकि अगर इरिवर्सिबल होता ना तो प्रेशर क्या होता? यहां प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर भी बदल रहा है। यानी इस घटना को हम बोलते हैं रिवर्सिबल। अच्छा, और सुनना। अब मान लो हमने क्या किया है ना, एक पॉइंट से कहां तक ले गए हैं? दूसरे पॉइंट तक। ठीक है। किस पाथ को फॉलो किया है? रिवर्सिबल। मान लो अब तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है, तुमको रिवर्सिबल से नहीं जाना है,
ये सेम काम को इरिवर्सिबल से करना है तो कैसे करोगे? मान लो हम ऐसे बोल रहे हैं कि हमको 1 से 2 जाना था, तो 1 से 2 हम रिवर्सिबल से गए। अब मैं बोलता हूं कि 1 से 2 रिवर्सिबल से मत जाओ, इरिवर्सिबल जाओ। तो इरिवर्सिबल का मीनिंग क्या है? देखो क्या है, ये कंप्रेशन है। तो वास्तव में कंप्रेशन कैसे हुआ होगा? पहले प्रेशर कम होगा, कम है प्रेशर ना, फिर धीरे धीरे प्रेशर हमने क्या किया है, बढ़ाया। ऐसे धीरे धीरे जब दबाया होगा, तो ये धीरे धीरे दबाने से कंप्रेस हुआ है। एक काम करो, जब इसको तुम इरिवर्सिबल करोगे ना, तो धीरे धीरे नहीं दबाना है, एक झटके में दबा दो। तो एक झटके में दबाओगे तो एक ही झटके में प्रेशर बढ़ जाएगा ना। उसका ग्राफ ऐसा बनता है, देखो ऐसे, ऐसे करके। यानी उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट ये तो स्टार्टिंग था। हमने एक झटके में प्रेशर को क्या किया, बढ़ा दिया, तो एक ही झटके में ग्राफ जो है ना ऊपर उठ जाएगा। तो ये ग्राफ बना कंप्रेशन का। लेकिन जरा देखो एक्सपेंशन में कैसे बनेगा। इस बार हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो प्रेशर कम हो रहा है ना, धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब ऐसे करके उठा रहे हैं पिस्टन को। एक काम करो, एक झटके में कम करो। तो एक झटके में कम करोगे ना, तो यहां से ऐसे करके कम होगा एक झटके में, तो एक लाइन बनेगा ऐसे करके। तो हम यहां पे देखो डॉटेड लाइन बनाते हैं। तो जरा ध्यान से देखना, ये एक्सपेंशन है रिवर्सिबल, लेकिन ये जो पॉइंट इतना दूर है ना, ये तुम इसको 3 लिख लो ना, अच्छा रहेगा। 3 to 2, ये कौन सा है, इरिवर्सिबल का। तो एक काम करो, तो वर्क निकालो, तो अलग अलग केस में क्या आता है। सब आंसर दिख रहा है, देखो कैसे। जब इसके लिए वर्क देखोगे तब तो ये पूरा एरिया होगा, लेकिन इसके लिए वर्क कौन सा आएगा, इतना सा। तो थोड़ा कंपेयर करो तो, वर्क कौन सा है, एक्सपेंशन इन इरिवर्सिबल वर्सेस वर्क एक्सपेंशन इन रिवर्सिबल। तुम खुद सोच के बताओ कौन सा बड़ा है, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? क्योंकि रिवर्सिबल वाला इतना बड़ा ग्राफ है, तो ये पूरा एरिया है, और इसमें सिर्फ कितना है, इतना सा है। इसका मतलब रिवर्सिबल का वर्क क्या होगा, बड़ा। तो हम यहां पे क्या लगा देंगे, बोलो ना, ग्रेटर। जरा इसमें सोचो तो, इसमें कैसे है, इसमें ये है ना, सोलो इसमें तो ये पूरा है। मतलब वर्क, भाई रे भाई, वर्क कंप्रेशन किसमें, इरिवर्सिबल में, ये किससे बड़ा होगा, वर्क कंप्रेशन इन रिवर्सिबल। तो देखो हमने दोनों का कंपेरिजन दिया, लेकिन दोनों उल्टा है। तुम ध्यान से देखो तो उल्टा है ना, इसमें इरिवर्सिबल वाला बड़ा होता है, और उसमें इरिवर्सिबल वाला छोटा होता है। तो एक फाइनल क्वेश्चन आता है, पता है क्या, ओवरऑल कंपेयर करो, कौन सबसे छोटा है बताओ तो। इन चारों में सबसे छोटा कौन तुमको दिख रहा है, सोचो तो। हमको लगता है ये सबसे छोटा है ना। तो हम लिखेंगे वर्क कौन सा है, एक्सपेंशन किसमें, ई रिवर्स, सबसे छोटा। अच्छा सबसे बड़ा कौन होगा सोचो तो, ई होगा सबसे बड़ा। तो सबसे हाई में लिखेंगे वर्क, उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, किस प्रोसेस में, इरिवर्सिबल, सबसे बड़ा है। ओके, तो सबसे अब दो को तो हम चिपका दिए, बाकी दो को हम कहां रखें सोचो तो। दो को तो हमने चिपका दिया, हमने किसको किसको चिपकाया, वर्क एक्सपेंशन इरिवर्सिबल ये हो गया, वर्क कंप्रेशन इरिवर्सिबल हो गया। तो इन दोनों को क्या करें अब, सेम है देखो, ये वाला रास्ता लो या ये वाला रास्ता लो, दोनों का क्या है, सेम। तो यहां पे हम लिखेंगे वर्क, कुछ भी लिख दो, एक्सपेंशन रिवर्सिबल इज इक्वल टू वर्क कंप्रेशन इन रिवर्सिबल, है ना, ये सेम आएगा। तो दिस इज द ऑर्डर, और ये क्वेश्चन आया था जेई में 2019 या 18 में, ये ऑर्डर ही पूछा हुआ था। तो ध्यान रखो, ये ग्राफ अगर, तो याद रखना बहुत आसान है, देखो किस बहुत सिंपल है। ये वाला ग्राफ दोनों सेम है, ठीक है। जब जब कंप्रेशन है ना, ग्राफ ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठेगा तो उसका वर्क का वैल्यू क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और जब जब एक्सपेंशन है तो ग्राफ क्या होगा, छोटा। तो सबसे छोटा ई और सबसे बड़ा ई, और ये दोनों क्या है, बराबर, लिख लो। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले स्किप किया था, आज तुमको बता दिया। लिखो तो, फटाफट इसको छाप लो। तो ऐसे अगर कंपेयर करते हैं, पिछले वाले बैच में हम थोड़े लेंदी तरीके से बताए थे, ये थोड़ा सिंपल तरीका है ना। तो वो वाला तरीका हम तुमको बताया ही नहीं, लेंदी वाला, ये इजी यही है। पीछे लिख रही है रे, क्या बात है? नोट को भी दिखाओ तो, कल कल तक का अपडेट है, दिखाओ तो पहले। कहा है, कहा नहीं लाई, तुम लिखी है रे, कहा है, आए, तो 3 दिन का रह गया है, तब तो हो गया फिर तुम्हारा मुरनल। क्या है, क्या है फिर, क्या है?
एक भी पेज नहीं लिखी अभी तक? कैसे बेशर्म जैसा बोल रही है? काहे नहीं लिखी रे? आज कैसे लिख दोगे तुम? दिन दहाड़े इतना सारा हम पढ़ाए हैं। एक हफ्ता कोई लिख देगा क्या एक दिन में? और हाँ बोल रही है। तुम्हारा देखो, रमनी से थोड़ा शिक्षा लो। रमनी देखो कितना सीरियसली पढ़ रही है। वो तो बोलो ना कि हमको भी पता है ना। ठीक है, तुम लिखिए क्या? तुम लिखिए। ठीक है, चलेगा। लिख लो। ठीक है, बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया लिख रही है। तुम लिख लियो, अपडेटेड है। ठीक है, बढ़िया। तो जिसने नोट्स लिखा है तो अच्छा है, लिखते जाओ। सीधा दिखाओ रे, लिखा है रे कल वाला रे। हम्म। क्या करूं, छोटा कर दूं? बड़ा कर दूं? नहीं दिख रहा है। चलो तो आप कितना बड़ा रहा, इतना तो दिखना चाहिए, तो 10 किलोमीटर दूर से दिखेगा। तो लिखा है। तुम्हारे लिखा हो ना? ठीक है। आई, कल का बचा हुआ है। ठीक है, तुम्हारा लिखा। क्या ग्राफ बवासीर बना दिया है? ग्राफ है क्या बनाया है तूने? आई- ऐसे ग्राफ बनता है क्या? फालतू। ये ऐसे बनाया है? कुछ भी बना रहा है यार। ग्राफ या थोड़ा। अरे भैया ये ऐसे है ना, केले जैसा है ऐसे करके, है ना? अब तुम कुछ भी बना रहे हो। ठीक है। इसने नहीं लिखा है रे तूने? नहीं लिखे है बाबू? हैं? नहीं लिखा है? पीछे का, पीछे का। कहाँ है पीछे का? एक कब का है? इक्कीस? पहला लेक्चर है। अब बाकी कहाँ गया? बीच वाला रे? बस, इतना दिन को एबसेंट होता है? अब बोल रहा हाँ। तुम लिखे हो? लो, रोज नया नया नोटबुक लाओ। शादी भी ऐसी करना, चला रोज नया नया। मंडे कोई और, ट्यूसडे कोई और, फ्राइडे कोई और। तुम तो नहीं लिखा होगा श्री हरी। तुम लिखे हो? देखो एकदम अंधेरा करके लोग मजा ले रहा है। हे, खोलो थोड़ा पीछे से। हल्का, हल्का लाइट आने दो। कैसे हो भाई? लिख रहे हो? आए, थोड़ा थोड़ा लिख लो। फिर देखो ये भी वैसे ग्राफ बना रहे हैं। तुम लोग ग्राफ नहीं बनाने आ रहा है। तो ऐसे नहीं है यार। देखो ग्राफ तुम लोग कई कई लोग ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं ऐसे खड़ा किया है ऐसे। पहले से खड़ा किया फिर ऐसे कर दिया है। ये क्या है? ऐसे ग्राफ है? ये शुरू से ही देखो धीरे धीरे ऐसे हो रहा है ना? ये नहीं कि पहले खड़ा है फिर टेढ़ा हो गया, ऐसे नहीं था। ये शुरू से ऐसे है भाई। ये ऐसा ही बना है ना? वही तो। पूरा नहीं लिखा? लास्ट वाला? वो तो दोनों लिखा, लास्ट वाला कहाँ लिखा? सबसे अंतिम नीचे का कहाँ लिखे? ओवरऑल कंपैरिजन भी तो लिखना पड़ेगा ना। ओवरऑल कंपैरिजन क्या है? अच्छा हमने मॉड क्यों डाला है पता है? क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, है ना? हम कोई साइन के साथ नहीं कंपैरिजन कर रहे। मैग्नीट्यूड भाई। क्योंकि साइन में लफड़ा हो जाएगा ना, एक्सपेंशन में तो क्या होता है, निगेटिव। तो कंपैरिजन करना मुश्किल है, निगेटिव रहेगा तो कैसे कंपैरिजन करोगे? इसलिए हम मॉड लेके कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या चीज बोलते हो? क्वेश्चन के? यही क्वेश्चन आता है। नीचे वाला क्वेश्चन है, हाँ। वही वो, हाँ। हाँ, वो सीक्वेंस पूछता है, ऑर्डर। वो जो नीचे वाला ऑर्डर लिखा है ना, हाँ वही परीक्षा में आता है कि ऑर्डर निकालो, ऐसे करके। हाँ, स्टेटमेंट ऐसे लिखा रहता है। हो गया ना? बस, अब कितना लोग हैं? ये 1 घंटा से लिख रहा है लोग और। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा,
हरे हरे। कैसे मौली मवाली? नींद आ रहा है क्या? सो जाओ। पानी पानी मारो पानी। हरे राम। चलो आ जाओ आगे। अगली ट्रिप होगा फरवरी में। है? कहीं तो जाएंगे। हाँ ये सब देखेंगे, गोवा फोवा कहीं। किस चीज का छुट्टी रे? किस चीज का छुट्टी? होली में होगा ना एक हफ्ता। एक होली में तो होगा। होली में तुम लोग जा रहे हो घर ना? सब भाग जाओ, हम भी जा रहे हैं भैया, भाग जाने का। तो मैं बता रहा हूँ। मैं बताता हूँ पहले ही। मैं 28 फरवरी को भाग रहा हूँ। तुम लोग इसका पहले से भागना चालू कर सकते हो। छुट्टी का उससे कोई लेना देना नहीं अपने को है। छुट्टी तुम लोग रहोगे तब ना पढ़ाई होगा, तुम लोग भाग जाओ। 28 को पता है कौन सा तारीख है? कोई तो है। शनिवार है लगता है। शनिवार है। शनिवार को भाग जाओ। ठीक है। बोलो। हाँ। हाँ। आए। फेब्रुअरी डेज ना 7 दिन का होता है ना। सप्तरात्रि इसको बोलते हैं। ठीक है। जैसे नवरात्रि होता है वैसे सप्तरात्रि होता है। हम वापस आ जाएंगे, तुम समझ लो 15 दिन तो मान के चलो। हाँ हम उसे तुम लोग को भेज देंगे इंस्टाग्राम पे, हम कब आने वाले हैं। चलो सुनो। तो हम 2 दिन पहले स्टार्ट किए थे थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2। ठीक है। जिसमें हमने बेसिकली पढ़ा किसके बारे में, 2-3 टॉपिक हम एक ही दिन में पढ़ा दिए थे। हीट कैपेसिटी। चलो पूछताछ थोड़ा करते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। चलो तू बोलो चश्मा वाला। हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? फॉर्मूला खाली बताना है। बे, तुम गलत बोल रहा है, तू बोलो। क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ओके ठीक है। तुम बोलो, तू चश्मा वाला। मोलर हीट कैपेसिटी कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन बोलो। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मोनोल। नहीं बोलते हैं? कुछ तो बोलते हैं। कार्तिकी। बोलो कांस्टेंट प्रेशर वाले को क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी को? सिप्पी सिप्पी का हाँ। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एच इक्वल टू, अच्छा सिप्पी इक्वल टू, अच्छा बाई में बोल रहे हो, बोलो। डेल्टा एच बाई एन डेल्टा टी। हाँ एन डेल्टा टी है ना। हाँ? अरे एन लिख सकते हैं। एन कब लिखते हैं पता है ना? जब मोल कितना हो, एक से 1 रहेगा तो लिखेंगे क्यों, खत्म आदमी तो वही। जो 1 नहीं हो। हाँ वही तो। ठीक है। बॉम्ब कैलोरीमीटर में सुनो। बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो फॉर्मूला लगता है, तू बोलो पीछे पीछे। चश्मा वाला बोलो। बॉम्ब कैलोरीमीटर में ये हीट ऑफ कंबसन निकालने के लिए एक फॉर्मूला था, उसका कौन सा फॉर्मूला है बोलो। लो भुला गया जा। आज ही आया है। जा बैठ जाओ। ठीक है तू बोलो बाबू। पीछे हाँ। हाँ। कौन सा फॉर्मूला है? यू। डेल्टा यू क्या है फॉर्मूला बोलो। देखो इसको कुछ नहीं आ रहा है बाबू। तुम बोलो। नहीं लिखा है। अच्छा अच्छा तुम बोलो तो। ये क्या है डेल्टा यू का फॉर्मूला? हाँ N/M/X, बढ़िया बैठ जाओ। अच्छा। इसके बाद हम पढ़ाए थे किरचॉफ्स इक्वेशन, तू बोलो। किरचॉफ्स हाँ बोलो बोलो। देखो देख के बोल रही है, एकदम शर्म आना चाहिए इसको। T2/T1 है। T2 - T1 है। बढ़िया से देखो। हाँ। है ना 1D। एकदम नहीं पढ़ाया। हो गया तुम्हारा। तो देखो बैठ जाओ देखो भाई। कोई दिक्कत नहीं, आईआईटी मंचर मिल जाएगा तुम लोगों को। देखो टेंशन नहीं लो। अब हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2 थर्मोडायनेमिक्स में ही आगे। नई कहानी पढ़नी है। अभी सुबह मैं पीडीएफ काट के भेजा हूं देखो। हाँ मैं बीच में से काट के भेजा हूं। अभी उन्होंने डाला है। आज जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या नाम है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आया ना भैया? चलो आ जाओ, बोर्ड पे ध्यान दो, आओ। आओ। देखो। नहीं नहीं वो पार्ट 3 उस बैच का था।
तुम्हारे लिए पार्ट 3 क्या बन गया है, पार्ट 2 बन गया है सर, है ना। उस बैच में पार्ट 3 था। देखो सर, आप पूरा कहानी सुनना 2-3 मिनट, फिर हम फटाफट करेंगे, है ना। सुनो, पूरा ध्यान सुनो। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या सीखा था? फॉर्मूला बोलो तो तुम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या फॉर्मूला है? कौन सा? एक ही फॉर्मूला है का 50 को है? हाँ, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये किसने दिया था? फर्स्ट लॉ ने। यानी फर्स्ट लॉ से हम 3 चीज सीख सकते हैं, डेल्टा यू निकालना, क्यू निकालना, डब्ल्यू निकालना। यानी कोई रिएक्शन या कहीं भी कुछ है, अगर हमको इंटरनल एनर्जी निकालना है कि हीट निकालना है, वर्क निकालना है, हम निकाल सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न है, जरा ध्यान से सुनना। ये बात तो सही है कि कोई घटना में कितना हीट निकलता है, कितना वर्क होता है, कितना डेल्टा यू है, कितना डेल्टा एच है, सब निकालना हम सीख गए हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है, कोई घटना घट रही है, लेकिन अगर हमको ये जांच करना हो कि वो घटना नेचुरली घट रहा है या अननेचुरली घट रहा है, तो इसको कैसे पता करेंगे? यहीं पे आता है सेकंड लॉ का चर्चा। तो बोला गया ना ऐसा शास्त्रों में कि देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये डिस्कशन हम किए कि क्यू, डब्ल्यू और डेल्टा यू कैसे निकालते हैं, है ना। कोई रिएक्शन कैसे कराते हैं, उसकी कैसी वैल्यू निकालेंगे। बट क्वेश्चन ये है कि अगर इस यूनिवर्स में कोई घटना घट रही है, तो वो घटना नेचुरली है या अननेचुरल है, इसको कैसे पता करेंगे? जैसे इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल में 5 मिनट प्रवचन देता हूं, सुनना ध्यान से। पानी अगर हम छत पे रखते हैं, तो पानी छत पर से नीचे लाने के लिए हमको कोई मेहनत करना पड़ता है क्या? नहीं, ऑटोमेटिक गिर जाता है नीचे। लेकिन अगर नीचे से ऊपर चढ़ाना हो, तो उसके लिए मोटर लगाओ, पाइप लाओ, बोरिंग करो, ये करो, वो करो, इलेक्ट्रिसिटी करो, बटन दबाओ, तब जाके पानी ऊपर चढ़ता है। ऊपर से बीच में अगर पाइप फट गया तो नहीं चढ़ेगा, मतलब, है ना। लेकिन अगर पानी चढ़ाना है तो मेहनत है ना। तुमको बोरिंग करना पड़ेगा, मोटर लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पाइप चाहिए, तब जाकर ऊपर चढ़ेगा। लेकिन ऊपर से नीचे गिराना हो तो ऑटोमेटिक गिर रहा है। इसका मतलब इस संसार में जो चीज करने में मेहनत नहीं लगता है ना, जो अपने आप हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल प्रोसेस। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर नेचुरल शब्द यूज नहीं किया है, उस नेचुरल की जगह एक नया शब्द है, उसका नाम है स्पॉन्टेनियस। तो आज से ये बात ध्यान रखना, नेचुरल प्रोसेस होता है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में इस नेचुरल को क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। यानी वो हर घटना जो इस नेचर के अंदर अपने आप हो रहा है, तुम ऐसे बोल सकते हो वो नेचुरली हो रहा है, या भगवान की मर्जी से जो चीजें हो रही है, हमारी मर्जी से नहीं हो रही है। जैसे हम और भी तुमको एग्जांपल देते हैं। तुमको अगर जेई निकालना है, तो जेई निकालने के लिए हमको पढ़ाई करना पड़ता है, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, पूरा सुबह से शाम तक हम पढ़ते हैं। तो क्या ये नेचुरल हो रहा है? नहीं। हमारा नेचुरल टेंडेंसी पढ़ना थोड़ी है ऐसा। अरे हमारा नेचुरल टेंडेंसी क्या है? नहीं पढ़ना। जैसे तुम देखो, कभी ऐसा होता है क्या कि सर हम सुबह से कोशिश कर रहे हैं कि हम नहीं पढ़ें, लेकिन साला फिर भी पढ़ ले रहे हैं, क्या करें? ऐसा कभी होता है कि सुबह से हम पूरा मेहनत कर रहे थे कि आज नहीं पढ़ना यार, चाहे कुछ भी हो जाए, अब फिर भी पढ़ ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है। हम पूरा ट्राई करते हैं पढ़ने का, फिर भी नहीं पढ़ पाते हैं। इसका मतलब पढ़ाई करना ये नेचुरल प्रोसेस है ही नहीं। नहीं पढ़ना क्या है? नेचुरल प्रोसेस है, वो हमारे नेचर में है। और जो हमारे नेचर से होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। अच्छा, जैसे तुम किसी बढ़िया लड़की को देखी या लड़का को देखा, दोनों साइड से बात करते हैं, है ना। तुमको अच्छी लड़की को देखे तो पूरा खूबसूरत, क्या आइटम है यार, है ना। उस, उसको देख करके तुमको लग रहा है ना दिल में कुछ कुछ हो रहा है। तो कुछ कुछ हो रहा है ना, तो नेचुरल हो रहा है भाई, उसको कोई टेंशन नहीं लेना है। डेट इज स्पॉन्टेनियस। वो भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है। अगर नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है। अगर नहीं हो रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं अपन को फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी दिखा दो, इसका मतलब तुम्हारा सिस्टम हैंग हो चुका है ना। अब है है ना। तो वास्तव में नेचुरल टेंडेंसी क्या है कि अगर हम किसी बढ़िया खूबसूरत या कैसा भी स्त्री हो, उसको देखने के बाद अगर कुछ कुछ हो रहा है ना, मतलब ये नेचुरल है, ये होना चाहिए। अब इसमें एक्ट करना है कि नहीं करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब कुछ कुछ हो रहा है तो चलो, कुछ कुछ हो रहा है ना रे, तो कुछ कुछ करते हैं, नहीं कुछ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रुक जाना है फाइनली। तो ये जो ऑटोमेटिक हो जाता है, ना चाहते हुए वर्ग में जो चीज हो जाए ना, वो समझो क्या है? स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनियस कुछ लिख दिया का कोई रे? हाँ, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो चीजें नेचुरली होती है ना। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है दुनिया में,
जो ऑटोमेटिक चीजें हो रही है उसको हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। जैसे डेली सुबह शाम होता है तो उसमें हम कोई मेहनत थोड़ी ना कर रहे हैं, है ना, ऑटोमेटिक हो रहा है, वो सारे प्रोसेस क्या है, नेचुरल है और सारे स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनियस, अब इसको सुनो, नेचुरल को हम बोला स्पॉन्टेनियस, तो जो अननेचुरल होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन, अन नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो दो टॉपिक इसमें पढ़ते हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो वास्तव में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या डिस्कशन करता है कि कोई घटना जो हो रही है वो घटना स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसकी चर्चा करके बताती है। यही सेकंड लॉ है, पहला पढ़ो तो, पूरा पूरा लिखा है उसमें, पढ़ो तो थोड़ा सा, 4-5 लाइन है, हाँ बोलो ना। हाँ लगा दो, लगा सकते हो, लगा दो, लगा दो, लगाओ ना। अरे अभी लिखना नहीं है, पढ़ना है। लिख रहे का तुम, आए, नहीं लिखा भी लिखो मत, है ना, ये पढ़ लो पहले। अहे, ये कौन हंसने का तरीका है। 4 लाइन 5 लाइन दिया है ना, उसमें देखो पढ़ के यही सारी बातें लिखा होगा कि जो फर्स्ट लॉ से डिस्कस नहीं होता है उसको डिस्कस करने के लिए सेकंड लॉ लाते हैं। लो, इसको मिल ही नहीं रहा है ना। देखो लिखा है ना, वी हैव स्टडी इन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू कैलकुलेट द हीट एब्जॉर्ब, सही है, सब सही लिखा है। हाँ, सेकंड लॉ का स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है, क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। फिर हमारा आगे का टॉपिक क्या है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। चलो अब फिर से सुनते हैं, जो हम बात बोला वही मैं लिखता लिखा है, फिर से सुनो। चलो ये तो पता चल गया कि स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस बताने के लिए सेकंड लॉ पढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन इज डेट, स्पॉन्टेनियस कोई प्रोसेस होता क्यों है, कोई क्यों चीज नेचुरली हो रहा है, इसके रीजन आते हैं क्वेश्चन, क्यों हो रहा है ऑटोमेटिक। दो रीजन है संसार में, सुनना ध्यान से, वैसे तो तीन है, पहले सब एक एक करके मैं पढ़ाता हूं। जो जो रीजन पढ़ाऊंगा ना उसका लिमिटेशन भी है, वो कटते भी जाएगा, रीजन है लेकिन गलत भी है, देखो कैसे। पहला रीजन स्पॉन्टेनियस का इसलिए आता है, लोग बोलते हैं कि चीजें संसार में नेचुरली इसलिए हो रही है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने से स्टेबिलिटी बढ़ता है। तुम बोलोगे ये कैसे होगा सर, देखो कैसे। तुम पानी को जब छत पे पहुंचा दिए हो, तो छत पे पानी जब रखते हैं ना तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, हाइट के कारण। और तो पोटेंशियल एनर्जी तो उतना स्टेबल नहीं है, लेकिन जब वो पानी छत पर से नीचे गिरेगा ना और जब धरती पे आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगी, अभी वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए एक रीजन है कि कोई चीज स्पॉन्टेनियस इसीलिए होता है क्योंकि स्पॉन्टेनियस होने से स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन ये गलत भी है, देखो कैसे। नदी में पानी है ना, धीरे धीरे धूप लगते लगते गर्मी के दिनों में नदियां सूखने लगती है, यानी पानी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता है, तो वो भी तो नेचुरली हो रहा है। वहां तो उल्टा हो गया, पानी जब वेपर बनेगा तो क्या उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, वो तो उड़ना चालू कर दिया। पहले एक ही नदी में था, अब तो पूरा दुनिया में उड़ रहा है ना। इंडिया का पानी पाकिस्तान में भी चला जाएगा ना, तो भैया उसका, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा का, उसका तो स्टेबिलिटी घट गया। पानी छत का नीचे आया तो स्टेबिलिटी बढ़ा, तो हम मान लिए। लेकिन जब नदी का पानी उड़ के वेपर बन गया तो स्टेबिलिटी कहां बढ़ा, वो तो साला बेदम हो गया भागने में इधर उधर। तो इसका मतलब फिर, लेकिन है तो ये भी नेचुरल ना, तो दोनों कॉन्ट्रोडिक्शन है। एक जगह बोलता है कि स्टेबिलिटी बढ़ रहा है इसलिए नेचुरल है, स्पॉन्टेनियस है, लेकिन दूसरे प्रोसेस में देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, फिर भी नेचुरल है। इसका मतलब ना, पहला जो पॉइंट लिखा गया कि कोई चीज स्पॉन्टेनियस अगर है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, ये बात सही है, लेकिन 100% सही नहीं है। इसके आगे भी कुछ चीज है, क्या, देखो फिर से समझाता हूं। जैसे मान लो आजकल तुम लोग को बोला जाए, आजकल के युवाओं को बोला जाता है शादी कर लो, वो शादी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं पता है, लड़की पसंद नहीं है तो नया लड़की ढूंढो, दूसरा ढूंढेंगे। फिर भी आजकल के लोग, मैं तुमको बताता हूँ, बड़े बड़े शहरों में लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, पता है ना। रिलेशनशिप में रहना मतलब शादी मत करो, सब कुछ करो लेकिन शादी मत करो। भैया, मतलब कि ऑफिशियली ठप्पा नहीं लगना चाहिए कि हम शादीशुदा हैं, हम क्या हैं, कुंवार अभी हैं, बाकी सब कुछ चल रहा है लीला। तो कहने का मतलब ये है, जरा सोच रहा ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनो, ये थर्मोडायनेमिक्स से पूरा मैच करता है, देखो। हाँ ये सब, ये पूरा थर्मोडायनेमिक्स है, देखो कैसे थर्मोडायनेमिक्स है। जब हम शादी करते हैं
तो शादी करना भी एक नेचुरल फेनोमेनन है, भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है। लेकिन शादी में क्या है ना, स्टेबिलिटी आ जाता है। क्या स्टेबिलिटी है? शादी कर लिया तो अब 8 घंटे 9 घंटे जॉब या बिजनेस करना है, फिर सुबह से शाम तक कुछ करना है, फिर बीवी के लिए सोचना है कि शाम में उसके लिए भिंडी का सब्जी लेकर के जाना है ना, या जो भी सब्जी वो खाती है, हमको भिंडी पसंद है इसलिए भिंडी बोला, है ना। सब्जी लेके जाना है, फिर उसके पास लिपस्टिक खत्म हो गया है, उसका चप्पल टूट गया है ना, उसको ये चाहिए वो चाहिए, ये सब है ना प्लानिंग। नहीं तो शाम में नहीं लेके जाओगे तो उधर पिटाइया चालू हो जाएगा, है ना, खाना नहीं बनेगा। लेकिन ये सब करने में क्या हो गया, आदमी स्टेबल है, क्या है, ज्यादा उसको कुछ दिमाग वग नहीं लगाना है, सुबह शाम तक काम करना है, फिर शाम में घर चले जाओ, फिर रात में रात भर सो, फिर आ जाओ सुबह उठ करके फिर से जॉब पे लग जाओ। लेकिन ये तो स्टेबिलिटी मिला ना। तो कुछ लोग हैं जो इसको पसंद करते हैं कि यार अच्छा यार शादी कर लो, लेकिन सब लोग नहीं पसंद करते हैं। लेकिन इसका जो दूसरा वर्जन है ना, वो है लिविंग रिलेशनशिप। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, स्टेबिलिटी कम है, फ्रीडम ज्यादा है, जहां मन करे वहां भागो। मान लो एक पसंद नहीं है, दूसरा छोड़ कहीं और पकड़ लेंगे, क्योंकि शादी थोड़ी ना हुआ है। क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी कम है, लेकिन इंडिपेंडेंस ज्यादा है दोनों स्पॉन्टेनियस। देखो स्पॉन्टेनियस होने के लिए पहला जो रीजन है ना कि स्टेबिलिटी होना चाहिए, ये सत्य है। लेकिन यही सत्य नहीं है सिर्फ, क्योंकि दुनिया में इससे ज्यादा लोगों को स्टेबिलिटी पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें वैरायटी नहीं है ना, एक ही है ना। ये सब ये लिखा हुआ है, उसमें पढ़ोगे तो ये रीजन लिखा हुआ है। तो स्पॉन्टेनियस होने के दूसरे जो तरीके हैं ना, वो है कि स्टेबिलिटी कम भी है नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन अपने को क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। तो नदी का पानी क्यों उड़ा, वो तो समझ में आ गया कि सर एवापोरेशन हुआ। लेकिन वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस क्यों है? क्योंकि पानी जो लिक्विड के फॉर्म में था ना, जब वो वेपर बनता है तब उसकी इंडिपेंडेंस बढ़ जाती है। तो ये जो दूसरा वाला फैक्टर है ना, आजादी, हमको चाहिए आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। तो ये जो आजादी है ना, ये सबको पसंद है। जब आजादी मिलता है ना, तो स्टेबिलिटी नहीं भी मिले तो भी चलेगा। मतलब स्पॉन्टेनियस होने के लिए इससे जो बड़ा फैक्टर है वो कौन सा है, इंडिपेंडेंस। और इंडिपेंडेंस को केमिस्ट्री में इंडिपेंडेंस नहीं बोलते हैं, रैंडमनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैंडमनेस। यानी कोई चीज स्पॉन्टेनियस इसलिए होता है क्योंकि उससे उसकी रैंडमनेस बढ़ती है, उसकी मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करता है। क्योंकि फ्रीली मूव, अच्छा इतना ही नहीं, और भी तरीका, अभी सुनो और सुनो। इवन कि तुम और भी दूसरे दूसरे ढंग से तुमको समझाता हूं। और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि तुमको अगर जेई निकालना हो, तो जेई निकालने के लिए तरीका एक ही है, सुबह शाम तक पढ़ाई करो, दूसरा कोई तरीका नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। यानी जेई निकालने के लिए हमको पढ़ाई ही करना है, दूसरा कोई मेथड नहीं है। ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि इसको करने के लिए हमको एफर्ट डालना पड़ता है। तो जरा ध्यान से देखना, मैं कंपैरिजन लिखता हूं, एक है नॉन स्पॉन्टेनियस और दूसरा है स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तुम देख रहे हो कि जो चीजें नॉन स्पॉन्टेनियस है ना, इसको करने के लिए हमको मेहनत लगता है। दूसरी बात, ये करने के बहुत तरीके नहीं है, जेई निकालने का बहुत तरीका नहीं है, एक ही तरीका है, पढ़ना पड़ेगा। यानी इसको करने के लिमिटेड क्या है, रास्ते हैं। लेकिन स्पॉन्टेनियस, तुमको अगर नहीं जेई निकालना है ना, तो 50 गो तरीका है। गांजा पीना चालू करो, भांग पीना चालू करो, दारू पियो, है ना, फिर आके लड़की पटाओ, है ना, गर्ल्स ट्रैफिकिंग चालू करो, बिजनेस चालू करो, दारू बेचो, पानी पूरी बेचो, बहुत सारा तरीका है ना। मतलब इतने सारे तरीके हैं, बैंक लूटो, पॉकेट मारी चालू करो, है ना, ट्रेन में लोगों को ढकेल दो, चलते हुए ट्रेन से 2-4 लोगों को, है ना। तो ऐसे कई तरीका है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे है ना, जिससे तुम चाहो तो जेई नहीं निकाल सकते हो। यानी स्पॉन्टेनियस होने के इनफाइनाइट स्टेप होते हैं। इनफाइनाइट अगर नहीं भी तुम बोलना चाहो तो बोल सकते हो टू मेनी स्टेप। ये बात सच है ना। जैसे बहुत सी, मान लो तुमको शादी करना है, तो इसे तो शादी करना भी स्पॉन्टेनियस है, लेकिन जब शादी करते तो एक ही तरीका है ना, बस एक कैसे करना पड़ेगा, 50 को शादी थोड़ी कर सकते हो। लेकिन अगर तुमको रिलेशनशिप में रहना है तो सुबह किसी और के साथ, दोपहर किसी और के साथ, शाम किसी और के साथ और रात किसी और के साथ। तो देयर आर सो मेनी वेज, है ना। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, इसीलिए क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। तो बड़ा सरल है, जो चीजें स्पॉन्टेनियस होगी वो अपने आप होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, उसके होने के तरीके बहुत सारे होते हैं।
क्योंकि वो नेचुरली हो रहा है। लेकिन जो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा ना, उसके होने के लिमिटेड तरीके होते हैं और ये करने के लिए बहुत मेहनत लगता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। पढ़ करके देखो तो नीचे हेडिंग में यही था। अब इसके आगे मैथमेटिकल एनालिसिस है, यही इतना प्रवचन था। ठीक है ना, तो यही इतना बात है। तो जब भी तुम्हारे दिल में कुछ कुछ होने लगे तो समझो इट इज नेचुरल। टेंशन नहीं लेना। उसको हमारा वीडियो दिखा दो थर्मोडायनेमिक्स का, है ना, कि ये स्पॉन्टेनियस है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सेकंड लॉ को बस फॉलो कर रहे हैं, है ना जैंकी, है ना, तो कोई समस्या क्या है। तो सेकंड लॉ को फॉलो करना है तो इसको बोलते हैं जहां स्पॉन्टेनिटी बढ़ रही है। कहां तक पढ़ा, है ना, स्पॉन्टेनियस था लिखा हुआ। ओके, एक और दो तीन बात लिखा है इसमें, कोई खास नहीं है लेकिन अब इसे देख लेते हैं। नीचे के जो पॉइंट है ना, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मैं बाद में कभी कवर कर लूंगा, वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ बढ़िया से दिखाओ ना, गड़बड़ा रहा है। हाँ चलो, फिर से आगे आते हैं। ये तो पता चल गया कि स्पॉन्टेनियस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है। स्पॉन्टेनियस क्यों होता है, क्योंकि सबसे बेहतर क्या है, रैंडमनेस बढ़ती है। आगे सुनना, इस स्पॉन्टेनियस को मैथमेटिकली समझाने के लिए, तो थ्योरेटिकल बात हुआ ना, मैथमेटिकली इसको समझने के लिए एक नए टॉपिक की चर्चा करते हैं, उसका नाम है एंट्रोपी। ये कहां हमने लिखाया था, जब स्टेट फंक्शन हम पढ़ाए थे ना, स्टेट वेरिएबल प्रॉपर्टीज, उसके एग्जांपल में था। तुम देखो एक एक करके मैं सब चर्चा कर दिया हूं। स्टेट वेरिएबल प्रॉपर्टी में पहला एग्जांपल में इंटरनल एनर्जी में रखा था, उसकी पढ़ाई कर लिए। फिर हमने इंथैल्पी रखा था, उसका पढ़ाई हो गया। ये तीसरा कौन है, एंट्रोपी, ये भी अभी पढ़ेंगे। और इसके आगे एक चौथा भी होता है, उसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। ये चार ही हमको पढ़ने हैं टोटल, तो अभी एंट्रोपी की चर्चा करेंगे। सुनो, हमको इतना पता चला कि अगर कहीं रैंडमनेस हो रही है, रैंडम है सिस्टम, तो वो स्पॉन्टेनियस है। उसको मैथमेटिकली समझने के लिए एक टॉपिक की चर्चा करते हैं, उसका नाम है एंट्रोपी, और इसका सिंबल होता है एस। चलो, एंट्रोपी के बारे में कुछ लिखा है क्या, पढ़ो तो, पढ़ते जाओ फटाफट। ओके, वही बात लिखा है कि इंट्रोपी ये बताता है कि कोई सिस्टम कितना रैंडम है। रैंडम होने का मतलब वो सिस्टम कितना एक्सपैंड कर रहा है। जैसे अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी मॉलिक्यूल की रैंडमनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो रैंडमनेस जब बढ़ता है तो इंट्रोपी क्या होता है, बढ़ता है। वो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, कोई खास डेफिनेशन से लेना देना है नहीं। आगे एक और पॉइंट लिखा, ये कैसा फंक्शन है, स्टेट में, हाँ पहले भी मैं लिखाया था, उसमें लिस्ट में लिखा हुआ है। आगे फिर एक पॉइंट और है, पढ़ो। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ट्रिपल स्टार लगाया है, क्यों पता है, क्योंकि तुम्हें याद होगा यू और एज जब हम पढ़े थे ना, तो उसमें लिखा था दूसरा बात। उसमें लिखा था कि इसके अब्सोल्यूट वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, तभी तो इसके जगह हम क्या पढ़े थे, डेल्टा यू, और इसके जगह क्या पढ़े थे, डेल्टा एच। लेकिन आज मैटर बदल गया है, आज बोलता है कि एस की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं अब्सोल्युटली। वो तो करेंगे बाद में, वो तो छोड़ दो, कैसे करेंगे वो बाद में बताऊंगा। अभी एक नया टॉपिक इसमें आ गया है, क्या है डेल्टा एस, कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला तुम लोग को याद रख लो, क्या फॉर्मूला है डेल्टा एस निकालने का। देखो डेल्टा एस, देखो फॉर्मूला बहुत है यार, इस चैप्टर में इतना फॉर्मूला है, पागल हो जाओगे। क्यू अपन क्या है, क्यू क्या होगा बोलो, हीट। और डी क्या है, टेम्परेचर। यानी हीट को टेम्परेचर से जब भाग दे दोगे तो क्या बन जाता है, डेल्टा एस बन जाता है। आगे एप्लीकेशन लिखा है क्या, देखो तो, डेल्टा इसका मतलब ठीक है प्रोडक्ट माइनस रिजेक्टेड, तो समझ में आ रहा है। फिर आए कहां गया, एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन में फटाफट डिस्कस कर देता हूं, मेरे को बोलते जाओ। देखो चलो, सुनो इधर, बोर्ड पे देखना, तुम पीडीएफ में देखते जाना, बोर्ड पे देख देना, 1 मिनट में हो जाएगा। देखो, मान लो कहीं फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन मतलब क्या होता है, देखो H2O आइस के फॉर्म में है, जब इसको तुम हीट करोगे तो किसमें कन्वर्ट होगा बोलो तो, H2O लिक्विड होगा। तो यहां पे जो हीट करते हैं, इस हीट को क्या बोलते हैं, डेल्टा एच फ्यूजन। डेल्टा एच फ्यूजन मतलब हीट ऑफ फ्यूजन। तो फॉर्मूला को देखो हम चेंज कर देंगे, क्यू के जगह क्यू नहीं लिखेंगे, पता है क्या लिखेंगे, डेल्टा एच फ्यूजन लिखेंगे। और किससे डिवाइड कर देंगे, टेम्परेचर से। अच्छा, इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, किसी को पता है क्या, जब सॉलिड से लिक्विड बनता है जिस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। कहां से आ गया, नहीं नहीं, लैटेंट हीट बोलते हैं, हीट नहीं बोल रहा हूं। टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, जब आह, कुछ भी बोल रहा है, कुछ ये पी क्या है क्या रे, कुछ बोल रहा है। सॉलिड से लिक्विड जब कन्वर्ट होता है, इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं,
मेल्टिंग बोलते हैं, ये मेल्ट हो रहा है, हाँ, टीएमपी बोलेंगे। टेम्परेचर कौन सा होता है? मेल्टिंग पॉइंट इसको बोलते हैं। तो फॉर्मूला में ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्यू की जगह क्या रख देना है? डेल्टा एच फ्यूजन। आगे देखो दूसरा क्या है इसके बाद, फ्यूजन के बाद देखो, फिर आता है वेपोराइजेशन। तो देखो वेपोराइजेशन, तो देखो अगर वेपोराइजेशन है तो ये लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। अब लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होगा तो फॉर्मूला लिखोगे तो क्यू बाई टी, क्यू की जगह क्या लिखेंगे? डेल्टा एच भाप, है ना, भाप है, भाप। वेपोराइजेशन है ना, वेपोराइजेशन भाप बनता है, तो यहाँ क्या लिखता है? भाप लिखते हैं, है ना। डेल्टा एच वीएपी, वीएपी मतलब वेपोराइजेशन। अच्छा ये टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जब वेपोराइजेशन तो पॉइंट को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो फॉर्मूला सब सेम है, डेल्टा एस का फॉर्मूला एक ही है, क्यू अपॉन टी। जैसी परिस्थिति है ना उस परिस्थिति के हिसाब से यहां डेल्टा एच रख दो। और भी है उसमें लगता है लिखा हुआ, एक और होगा, वो हो जाने से पहले कुछ और पॉइंट है इसमें जो लिखन बीच में छूटा है, देखो। सबसे पहले देखो पीडीएफ में देखो तो ध्यान से, एप्लीकेशन में फ्यूजन वाले में देखो, कुछ कुछ पॉइंट मैं बोल के समझाता हूं। देखो फ्यूजन में लिखा है डेल्टा एच फ्यूजन की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि सॉलिड से लिक्विड बदलने के लिए हमको हीट देना पड़ता है ना, तो वैल्यू पॉजिटिव होगा। हमने पढ़ाया था कहां पे? केमिकल इक्विलिब्रियम में। अब अगर पॉजिटिव होगा तो क्या प्रोसेस कहलाएगा? एंडोथर्मिक। तो यहां पे लिखा है एंडोथर्मिक, डन, खत्म। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो फिर डेल्टा एस भी क्या आएगा? और अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो एंट्रोपी बढ़ेगा ना, तो इसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। आगे लिखने एक पॉइंट लिखा है, ट्रिपल स्टार नहीं 4 स्टार करके लिखा है, क्या लिखा है? इट डज नॉट मीन डेल्टा एस पॉजिटिव विल ऑलवेज बी स्पॉन्टेनियस। ये क्या लिखा है, इसको थोड़ा कोई समझा सकता है क्या? यहां कह रहा है ना कि डेल्टा एस पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन गारंटी नहीं है कि हमेशा होगा। तो तुम बोलोगे ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं सर जो गारंटी नहीं है? तो हाँ, इसका मतलब आगे कुछ और पढ़ना है जो गारंटी वहां पे देंगे। फिलहाल इतना कॉन्सेप्ट याद रखो कि ये बात है सही, लेकिन 100% नहीं है। अब 100% की चर्चा हम बाद में करेंगे, आगे बढ़ते हैं। वेपोराइजेशन में देखो तो क्या लिखा है? ऐसे मत करो, देखो वेपोराइजेशन में क्या लिखा है? डेल्टा एच वीएपी बाई टी। जब वेपोराइजेशन करेंगे तो यहां पे भी डेल्टा एच वीएपी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि अभी एंडोथर्मिक है। तो यहां भी डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। नीचे में एक पॉइंट लिखा है, क्या बोल रहा, बोलो मत। सॉलिड, लिक्विड और गैस, सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसका है? गैस का। क्यों? समझ सकते हैं क्यों? गैस की इंडिपेंडेंस ज्यादा होता है मॉलिक्यूल का ना, तो इसलिए गैस की एंट्रोपी ज्यादा होगा। उससे कम होगा कौन? लिक्विड। और सबसे कम कौन होगा? सॉलिड। कोई खास बात तो है नहीं, नॉर्मल बात है। ठीक है, ओके। हाँ, वो दिस इज निगेटिव वाला वो पॉइंट अभी मत पढ़ो, आगे मैं पढ़ाऊंगा फिर से। हाय राम। अब एक थर्ड में क्या लिखा है? आइसोथर्मल। तो थोड़ा ध्यान से देखो तो, डेल्टा एस क्यू बाई टी है, देखते जाना है डेरिवेशन को। अगर आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू की जगह जीरो रखेंगे, ठीक है। तो क्यू किसके बराबर आएगा? माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू का फॉर्मूला अपने को पता है, तो क्यू की जगह डब्ल्यू का फॉर्मूला रख दो, रखा है इसने। तो ये जो Q का वैल्यू आया उसको पुट करो तो डेल्टा इसके फॉर्मूले में, तो Q की जगह हम रख सकते हैं 2.303 एन आर टी लॉग वी टू बाई वी वन डिवाइड बाई टी। देखो T से T कैंसिल हुआ है, यानी कि डेल्टा इसका एक फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला डेल्टा इसका कब लगाएंगे? जब प्रोसेस कैसा हो? आइसोथर्मल। तो तुम चाहो तो याद रख सकते हो, मैं बोलता हूं याद रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? हमें पूरा ऐसे करके डिराइव कर लेंगे जैसे इसने बताया है ना, सीधी सी बात है, खत्म हो गया, कोई खास बात है ही नहीं। आगे बढ़ो, फिर एक आगे फिर से दूसरे पे जाता है, डेल्टा एस कैलकुलेशन। अभी सुनो, अब मैं फिर से यहां से बोर्ड पे समझाता हूं, ध्यान से सुनना। देखो इधर, अब एक बात है जो मैं तुमको समझाता हूं। देखो ये एक बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन में पानी रखा है, ध्यान से देखना। और ये पानी, पानी उनी मत रखो, चलो ठीक है, जब पानी रख लेते हैं, पानी रखा है। इसको हम गर्म करना चालू किए। क्या करना चालू किए? गर्म करना। जैसे जैसे गर्म करोगे ये हीट होगा। अभी मान लो इसका टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, तो कैसे हीट होगा? पहले 5 से उठ करके कहां जाएगा बोलो तो? 100। 100 डिग्री पे जाके क्या करेगा ये? बॉईल करेगा। जरा ध्यान से सोचना तो, जब ये 5 डिग्री का पानी था, हमने जैसे जैसे इसको हीट किया तो इसके पानी के जो मॉलिक्यूल होंगे वो धीरे धीरे दूर होना चालू हुए होंगे, यानी उसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा। तो क्या दूर होंगे तो ये रैंडमनेस बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हीट कर रहे हैं वैसे वैसे इंट्रोपी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहां तक सही है, लेकिन सोचना, ये पानी जैसे ही 100 डिग्री पे पहुंचा, वहां पे मामला बदल गया। देखो कैसे,
क्योंकि 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट पे जैसे ही पानी जाएगा ना, तुम अगर अभी भी इसको गर्म करोगे ना, अब टेम्परेचर नहीं बदलता है। ये 9th क्लास में पढ़ना था कि बॉइलिंग पॉइंट पे अगर हम और गर्म करें तो 100 से ऊपर नहीं जाएगा। उस सब के सब पानी पहले किस में कन्वर्ट होता है? वेपर में। उसका रीजन भी पढ़े थे 9th क्लास में, ड्यू टू लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कि हम जितना हीट देते हैं उस सब हीट किस में खर्च हो जाता है? इस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने में। तो एक सवाल है ना, सोचो, जब तुम यहां से यहां जा रहे थे तो तुम्हारा टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो इंट्रोपी भी क्या हो रहा था? यानी कि इंट्रोपी बढ़ता है कैसे? टेम्परेचर को। एक पहला कॉन्सेप्ट मिल गया। दूसरा कॉन्सेप्ट, हम जैसे ही 100 डिग्री पे गए और अभी भी गर्म कर रहे हैं, अभी तो टेम्परेचर नहीं ना बदल रहा है, अभी तो पानी किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में। तो पानी जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो पानी किस फॉर्म में था? लिक्विड। और वेपर कौन से फॉर्म में है? वेपर फेज में है, गैसियस फॉर्म में है। तो लिक्विड जब गैस बदलेगा तो भी एंट्रोपी बढ़ेगी क्या? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि लिक्विड गैस में जब कन्वर्ट होगा तो उनका मॉलिक्यूल और ज्यादा रैंडम हो जाएगा। लेकिन यहां पे बहुत भारी कॉन्सेप्ट है। देखो, जब 5 से 100 का जर्नी था ना, देखो, 5 से 100 के जर्नी में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हमने रीजन दिया इंट्रोपी भी बढ़ेगा। लेकिन एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया। तो क्या 100 डिग्री सेल्सियस में भी एंट्रोपी बदलेगी? बदलेगा। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन एक चीज बदल रहा है। वो क्या है? फिजिकल फॉर्म। पानी लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में। इसका मतलब ना, एंट्रोपी बदलने के लिए दो चीज जिम्मेवार है। या तो तुम टेम्परेचर बढ़ा दो, या तो उसके स्टेट को चेंज कर दो। क्योंकि 100 डिग्री पे टेम्परेचर तो नहीं बदल रहा है, लेकिन पानी किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में। और पानी वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसे रेंडमनेस बढ़ जाएगी, तो अभी तो इंट्रोपी बदलेगा ना। इसीलिए इंट्रोपी को चेंज करने का फाइनली दो तरीका पता चला, आइदर बाय चेंजिंग टेम्परेचर या आइदर बाय चेंजिंग देयर फिजिकल स्टेट। देखो उसमें दो तरीका लिखा है, पीडीएफ में लिखा है ना, कि डेल्टा एस जो है कैलकुलेशन, उसको दो तरीके से करते हैं। पहला क्या है? ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। और दूसरा क्या है? टेम्परेचर चेंज। फेज ट्रांसफॉर्मेशन है तो फॉर्मूला कौन सा लगा है? देखो तो, Q अपॉन टी। सही बात है ना? चलो फिर से आ जाओ। अगर मान लो वेपराइजेशन है तो Q की जगह क्या रखेंगे? डेल्टा एच VAP। अगर मान लो फ्यूजन है तो Q की जगह क्या रखेंगे? डेल्टा एच फ्यूजन। लेकिन सेकेंड जो टाइप लिखा है वो लिखा है टेम्परेचर चेंज। अब लेकिन सवाल है सर, टेम्परेचर को चेंज करने से इंट्रोपी कैसे बदलता है? उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ है, किसका नाम क्या है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो एक ही दिन में तुमको हम थर्ड लॉ तक पहुंचा दिए। देखो कैसे कैसे है, पूरा कनेक्ट करो, सुनो पहले तो कैसे कनेक्शन है। सेकेंड लॉ बताया कि कोई चीज स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, पता चला। अब स्पॉन्टेनियस को ढूंढने के लिए एक हम टर्म पढ़े, उसका नाम इंट्रोपी था। पता चला कि ये जो इंट्रोपी है ना, ये तो बताता तो है कि स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, लेकिन इंट्रोपी भी कई तरीके से चेंज होते हैं। एक पता चला टेम्परेचर बढ़ाने से भी इंट्रोपी बदलता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल क्या होते हैं? दूर हो जाते हैं, तो रेंडमनेस बढ़ जाता है। फिर पता चला कि ऐसा नहीं भी है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो टेम्परेचर बदलता भी नहीं है, फिर भी इंट्रोपी बदलता है। तो उसका रीजन दिया गया ना, क्योंकि उसका फेज बदल रहा है। इसीलिए डेल्टा एस यानी इंट्रोपी को बदलने के दो मेथड है, बाय यूजिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन या बाय यूजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर से कैसे बदलता है ना, उसको जानने के लिए पढ़ना पड़ता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा है? लिखा है अब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ एनी सब्सटेंस एट 0 केल्विन टेम्परेचर इज जीरो। इसका मतलब क्या है? कह रहा है ना कि अगर टेम्परेचर 0 केल्विन हो, मतलब कितना डिग्री सेल्सियस? -273। 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 0 केल्विन है। तो कहता है 0 केल्विन पे जो सब्सटेंस होते हैं ना, उनका इंट्रोपी कितना होता है? मतलब यार उनकी इंट्रोपी जीरो है, मतलब तुम समझ रहे हो, उसका मॉलिक्यूल के पास कोई फ्रीडम है ही नहीं। लेकिन अब सोलूट जीरो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। दुनिया में कौन ऐसा देश है जहां टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस है? कहीं नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कहीं है ही नहीं वास्तव में। हाँ, स्पेस वगैरह में हो सकता है, धरती पे तो फिलहाल नहीं है।
लेकिन अगर -273 पे कोई चला गया ना, तो दुनिया में कोई भी चीज है ना पार्टिकल, उसकी एंट्रोपी जीरो हो जाती है, मतलब वो पार्टिकल का इंडिपेंडेंस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन उसमें एक्सेप्शन भी लिखा है, देखो तो, CONO कोबाल्ट बोल रहा है। CO मतलब कोबाल्ट नहीं है, कौन है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड है। CONO, और कौन है, H2 और N2O। ये चार ऐसे लोग हैं जिनकी वैल्यू जीरो नहीं होती है। चारों पढ़ाए होंगे तुमको सागर सर, ये चारों न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, पढ़े हो ना, CONO, N2 और H2O, ये न्यूट्रल है ना। हाँ, एम्बिडेंटेड लिगेंड, ये एम्बिडेंटेड नहीं है, छोड़ो ना, कुछ भी बाहर में जाए, क्या लेना देना अपने को, है ना। ओके, आगे देखो फॉर्मूला दिया है कि टेम्परेचर पे एंट्रोपी कैसे डिपेंड करता है, उसका फॉर्मूला देखो, बहुत फॉर्मूला है इसमें, इतना फॉर्मूला पगला जाओगे तुम। ये इसका क्या फॉर्मूला है देखो तो, 2.303 CP log T। ओहो, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम एंट्रोपी को निकाल सकते हैं। ऊपर में एक स्टेटमेंट लिखा था ना कि अब सोलूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी कैन बी कैलकुलेटेड, कहां पे लिखा था, सबसे ऊपर में था, कहीं तो था रे अभी, यहां लिखा है ना, इंट्रोपी के नीचे जो तीसरा पॉइंट है उसका यही था ना कि अब सोलूट वैल्यू ऑफ इंट्रोपी कैन बी कैलकुलेटेड। और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला देखो, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दिया है, क्या है फॉर्मूला देखो, एस 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 इज इक्वल टू 2.303 एनसीपी लॉग टी, यानी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हम एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके नीचे एक और फॉर्मूला लिखा है, ई बेस में 10 को हटा के क्या लिखा है, ई बेस, तो उसके जगह क्या लिख देंगे, LNT 2.303 को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे फॉर्मूले से। ये तो एस का फॉर्मूला हुआ, डेल्टा एस का भी देखो नीचे फॉर्मूला दिया है, वो कौन सा है, 2.303 CP log T2/T1, क्योंकि दो अलग अलग टेम्परेचर का है, ठीक है। तो कुल मिला के देखो तो इतना ही तो है। और एक कॉम्बाइंड फार्मूला भी है, ये कॉम्बाइंड फार्मूला क्या है ये भी देखो तो, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या लिखा है, AnCpLnT2/T1, और फिर एक और क्या है, वैसे कॉम्बाइंड फार्मूला मैं बोल रहा हूं, किसी काम का नहीं है, कहीं नहीं आता है, ये फालतू में लिखा दिया था महाएप्टी में, लेकिन ये किसी काम का, जेई में आज तक एक भी क्वेश्चन इससे नहीं पूछे गए। तो कॉम्बाइंड फार्मूला याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। इंटीग्रेटेड वाला याद रहेगा, देखो तो, याद रखना पड़ेगा, थर्ड लॉ का इंटीग्रेटेड फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन SANCP/DT/T। वो नहीं भी रहेगा तो चलेगा, इसके ऊपर नहीं आता है जेई में सवाल, ये एक्स्ट्रा है। मेन इंपॉर्टेंट अब तुमको मैं फाइनल बोर्ड पे कंक्लूड कर देता हूं आज के लेक्चर को, यहां तो इतना तुम ध्यान रख लेना, बाकी तुम लिख लेना। देखो, कहानी इतनी सी है कि हमको इंट्रॉपी समझना था, है ना, जिसका सिंबल एस होता है, ठीक है। हमने ये पढ़ा, बोर्ड पे देख लो अंतिम है ये, इसको दो तरीके से हम बदल सकते हैं, एक तो टेम्परेचर से और दूसरा फेज से। अगर फेज से बदलना हो तो डेल्टा इसका फॉर्मूला होता है Q/T, ये याद रखो। जब जब फेज बदल रहा है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, Q/T। और जब जब टेम्परेचर बदल रहा है तो टेम्परेचर बदलने में देखो कौन कौन फॉर्मूला है, पहले सुनो। सबसे पहले एस का फॉर्मूला अलग है, NCpLnT, अगर ई बेस है तो, अगर 10 बेस है तो NCP log T, ये एस का फॉर्मूला है, सिर्फ एस का। और अगर तुमको डेल्टा एस निकालना है तो NCpLn T2/T1, और अगर बेस बदल दो तो क्या हो जाएगा, एन ऐसे 2.303 NCP log T2/T1। तो देखो बड़ा सरल है, कुछ ज्यादा याद ही नहीं रखना है, थ्योरी फालतू का इतना दिया है, समझदारी और क्वेश्चन बनाने में इतना ही काम रखना है। कहीं भी टेम्परेचर बदल रहा हो और तुमसे डेल्टा एस पूछे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। दो अलग अलग टेम्परेचर पे रख दो, सीपी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो हम निकाल भी सकते हैं, और ये सारा वैल्यू रख देंगे तो कौन निकल जाएगा, डेल्टा एस। हाँ, अगर कोई ये पूछ लिया कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सिर्फ हमको एंट्रोपी बताओ, तो कौन सा फॉर्मूला लाएंगे, सिर्फ ये वाला। अगर डेल्टा एस नहीं पूछा तब तो ये लगाओ, डेल्टा एस पूछा तो ये लगा, और 99% केस में यही पूछता है, ये कोई पूछेगा ही नहीं तुमसे, मैं बता रहा हूं, ये हो गया। और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तब तो फॉर्मूला बड़ा सरल है, ये लगा देंगे, इतना ही बात है। और ये जहां पे हम ये पढ़ते हैं इस पूरे को बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, थर्ड लॉ से ये पता चला कि इंट्रोपी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, और सेकेंड लॉ से क्या पता चला कि कोई चीज रैंडमनेस है या नहीं है, स्पॉन्टेनियस है या नहीं, इसको बताने के लिए सेकेंड लॉ
पढ़ते, थ्योरी थोड़ा ज्यादा है। फॉर्मूला अगर देखो तो कुछ नहीं, 2-3 फॉर्मूले हैं, ध्यान ये रखो। जब जब फेज बदल रहा है ये यूज करेंगे। चलो एक हम एप्लीकेशन लेते हैं। मान लीजिए ये आइस है, और आइस जो है ये पानी में कन्वर्ट हो रहा है ना, लिक्विड में। और हमको डेल्टा इसका फॉर्मूला लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? क्यू बाई टी, और क्यू के जगह लिख देंगे डेल्टा एच फ्यूजन। क्यों फ्यूजन लिखेंगे? क्योंकि आइस से लिक्विड बनना क्या होता है? फ्यूजन होता है। भाग किसे देंगे? टेम्परेचर से। अच्छा, इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? देखो तो कितने लोग इस बात को समझता है। क्या इसके जगह डेल्टा एच सॉलिडिफिकेशन लिख सकते हैं? क्यों? ये रिएक्शन रिवर्सिबल है ना। इधर से इधर देखो तो ये क्या है? मेल्टिंग। लेकिन इधर से इधर सॉलिडिफिकेशन। तो हम डेल्टा एच फ्यूजन की जगह ये भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि इधर से इधर जा रहे हैं तो मेल्ट हो रहा है, और इधर से इधर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। तो वैल्यू तो सेम ही रहेगा, लेकिन साइन उल्टा होगा। जैसे हम बोलते हैं कि 10 जूल अगर हीट देंगे तो ये आइस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। तो तुमसे कोई पूछेगा कि लिक्विड से आइस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 10 जूल हीट देना नहीं पड़ेगा, निकलेगा। क्योंकि देंगे तो कन्वर्ट होगा, तो जब वापस आएगा तो क्या होगा? निकलेगा। तो हमें लगता है नहीं, दोनों का साइन क्या होगा? उल्टा। अगर मान लो डेल्टा एच फ्यूजन की वैल्यू एक्स है, तो डेल्टा एच सॉलिडिफिकेशन की वैल्यू कितनी होगी? -x होगी। क्यों? क्योंकि हमको सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं। ये पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम है। जो केमिकल इक्विलिब्रियम भुला गया, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, ये पूरा चैप्टर आगे खराब हो जाएगा पूरा ये, क्योंकि आगे पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने ही पढ़ाया था। तो केमिकल इक्विलिब्रियम हमने चर्चा किया था कि जब तुम सॉलिड से लिक्विड में बदलते हो तो उसमें हीट देते हैं, तो वो डेल्टा एच प्लस होगा। और जब लिक्विड से वापस तुम सॉलिड लाओगे तो ये हीट देना नहीं पड़ेगा, हीट इसमें क्या होगा? रिलीज होगा। इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। यही फॉर्मूला है, इसके ऊपर सवाल आएंगे बस, और तो कुछ है नहीं। इसके अलावा जो टॉपिक फिर आगे का है ये बाद में देखेंगे। डेल्टा एच यूनिवर्स हम बाद में पढ़ेंगे, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल से छोटे छोटे, तो अभी कल इसकी चर्चा हम और करेंगे। तो आज से कल तक यही हमारा टारगेट है ये अभी। तो पहले इसके ऊपर मैं कुछ न्यूमेरिकल दूंगा, कुछ और चर्चाएं करेंगे, तो फिर हम बाद में फिर कल बताते हैं। इसका डीबी में भेजता हूं बना करके कुछ सवाल का। इसको अच्छे से लिख लो। ये देखो, जो नहीं लिख रहा है ना उसको बहुत नुकसान होने वाला है भाई, मैं बता रहा हूं। क्योंकि हाँ बोलो। अरे सब मिक्स है। पार्ट 2 और पार्ट 3 कहाँ लिखा है? ये हमने लिखा है। किताब में कोई पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं होता। किताब में चैप्टर का नाम एक ही क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। ये हमने पार्ट अलग अलग बना दिए हैं। एग्जामिनर को कोई लेना देना भी नहीं है। सवाल सब मिक्स करके आता है, एग्जाम में तुमको पता ही नहीं चलेगा कहां से क्वेश्चन आया था। ऐसा तो वो तो हम पढ़ाने के लिए हमने अलग अलग कर दिया ताकि थोड़ा सिंपल होता है पढ़ने में। तो डेली का डेली जो नहीं लिख रहा है ना उसको बहुत समस्या होगा, मैं बता रहा हूँ, है ना। ओवरलोड हो जाएगा। 3-3 4-4 दिन से नहीं लिखे हो ना, तुम देख लो हालत खराब हो जाएगा तुम लोगों को। लिखते लिखते समझ में आना बंद हो जाएगा। एक्चुअली ये है। अब बहुत सारे टॉपिक है, एक दिन में इतना सारा हम पढ़ा दे रहे हैं कि तुमको ध्यान में नहीं रहेगा, ऐसा है। तो इसलिए लिखो डेली का, डेली के लिख करके फॉर्मूला डेली याद रखोगे तो हो जाएगा। इसके सवाल अभी हम कराएंगे कल की कक्षा में, मैं भेजता हूँ डीपीपी, तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक है, पानी वगैरह पी लो। हरे कृष्ण। आज तो माइक सही काम